साल 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए अलग मायने रखता है। इसलिए नहीं क्योंकि बीजेपी ने इस बार 400 पार का लक्ष्य रखा था, बल्कि इसलिए क्योंकि इस बार बीजेपी के चुनावी मैदान में उतरने के 40 साल पूरे हो गए। हालांकि बीजेपी की पेरेंट पार्टी का इतिहास इससे भी पुराना है, लेकिन अगर हम इस साल से एग्जैक्ट 40 साल पहले चले तो पहली बार बीजेपी ने भारतीय जनता पार्टी के इस नाम से, बीजेपी के कमल वाले इस झंडे से और अपने चुनाव चिन्ह यानी जो कमल का चुनाव चिन्ह है उसके साथ अपना पहला चुनाव लड़ा था और केवल 2 सीट ही हासिल की थी। बीते 40 सालों में सीटों का ये आंकड़ा कैसे बदलता गया, कैसे 2 सीटों वाली बीजेपी 300 पार करते हुए 40 साल के बाद 240 के आंकड़े तक पहुंच गई, आज की इस वीडियो में इसी बारे में विस्तार से जानेंगे। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं स्विच। भारतीय जनता पार्टी, जिसे देश के साथ दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने का कीर्तिमान मिला, जिस पार्टी के नेता को देश के साथ ही साथ ग्लोबल लेवल पर भी एक अलग पहचान मिली, उस बीजेपी ने अपना पहला चुनाव साल 1984 में लड़ा था। हालांकि इसकी स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई, लेकिन इसका इतिहास इससे भी पहले भारतीय जनसंघ से जुड़ा है। वो जनसंघ जिसकी स्थापना 21 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक देश को आज़ादी मिलने के बाद और भारत से पाकिस्तान अलग होने के बाद देश में एक नई राजनीतिक स्थिति पैदा हुई, जिसमें महात्मा गांधी की हत्या के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बैन, कांग्रेस के नेहरूवाद का विवाद, बांग्लादेश के हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों जैसे मुद्दों को लेकर भारतीय जनसंघ की स्थापना की गई। साल 1951 में बनी पार्टी ने साल 1952 में पहले लोकसभा चुनाव में अपनी दावेदारी की और कुल 499 सीटों में से 3 सीट पर जीत हासिल की। इसके बाद भारतीय जनसंघ की राजनीति तेजी से बढ़ने लगी। ऐसे ही कि साल 1967 में भारतीय जनसंघ और दीनदयाल उपाध्याय के नेतृत्व में कई राज्यों में कांग्रेस का एकाधिकार टूटा और कांग्रेस को राज्यों में हार मिलनी शुरू हुई। इसके बाद 1977 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल खत्म कर जब चुनाव कराने का फैसला किया तो जयप्रकाश नारायण की आवाज पर सभी कांग्रेस विरोधी दल एकजुट हुए और एक नई राष्ट्रीय पार्टी जनता पार्टी बनाई। कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए 1 मई 1977 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भारतीय जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हुआ, मतलब दोनों पार्टियां मर्ज हुई। इसके बाद के आम चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई और जनता पार्टी दूसरे विपक्षी पार्टियों के साथ गठबंधन कर सत्ता में आई, यानी सरकार बनाई। लेकिन जनता पार्टी, जो कई दलों और नेताओं की पार्टी थी, उसका ये एक्सपेरिमेंट ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया और पार्टी के इंटरनल कंपटीशन के चलते पार्टी में दरार आने लगी। जनवरी 1980 में हुए लोकसभा के चुनाव में दोबारा से कांग्रेस की सरकार बनी और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री चुनी गई। इस चुनाव के बाद जनता दल के राजनीतिक हालातों को देखते हुए 6 अप्रैल 1980 का दिन वो आया जब अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में देश में एक नई पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नाम से बनी। बीजेपी के गठन के बारे में ये बात खुद पार्टी की ओर से कही जाती है कि जनता पार्टी के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंध रखने पर आपत्तियां उठाई जाने लगी थी। इतना ही नहीं, बल्कि ये भी कहा गया कि जनता पार्टी के सदस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य नहीं बन सकते हैं। इसके बाद 4 अप्रैल 1980 को जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति ने अपने सदस्यों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य होने पर प्रतिबंध लगा दिया। इन सब के बाद पूर्व के भारतीय जनसंघ से जुड़े सदस्यों ने इस बात का विरोध किया और जनता पार्टी से अलग होकर 6 अप्रैल 1980 को एक नए संगठन भारतीय जनता पार्टी की घोषणा की और इस प्रकार बीजेपी की स्थापना हुई। 1980 में बनी बीजेपी ने अपना पहला लोकसभा चुनाव 1984 में लड़ा। ये वो चुनाव था जिसमें इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस के लिए एक सिंपैथी की लहर चल रही थी और शायद यही कारण रहा कि 1984 के इस चुनाव में बीजेपी को केवल 2 सीटों पर ही जीत मिली थी। पहली सीट थी आंध्र प्रदेश की हनाम कोंडा की, जिस पर बीजेपी के चंदू पटला जंगा रेड्डी ने जीत दर्ज की, तो वहीं दूसरी सीट थी गुजरात की महेसाड़ा सीट, जहां बीजेपी के AK पटेल ने बीजेपी के लिए जीत दर्ज की। ये पहली बार था जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इन 2 सीटों पर अपनी जीत हासिल की हो। इसके बाद साल 1989 का लोकसभा चुनाव हुआ, जिसमें बोफोर्स जैसे कई मुद्दों के चलते कांग्रेस को जनमत नहीं मिला। हालांकि इस चुनाव में 197 सीटों के साथ कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन बहुमत न होने के कारण VP सिंह के नेतृत्व में गठित हुई राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनी, जिसे 85 सीटों वाली बीजेपी ने बाहर से अपना समर्थन दिया था। इस चुनाव के बाद बीजेपी की एक ऐसी लहर चली जिसने बीजेपी की सारी राजनीति और उसे मिलने वाले जनमत को ही बदल दिया।
1990 के दशक में राम मंदिर का मुद्दा भी अपने चरम पर था, क्योंकि इस बीच बीजेपी के राम जन्मभूमि आंदोलन को समर्थन मिल रहा था और लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से रथ यात्रा भी शुरू कर दी थी। इसके बाद तो पार्टी को मिलने वाला समर्थन जैसे बढ़ता ही चला गया। लेकिन उस समय बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के आदेश पर आडवाणी को बिहार में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद बीजेपी के साथ देश में हिंदुओं की भावना भी जुड़ती चली गई। नतीजा ये हुआ कि आंदोलन ने जब जोर पकड़ा तो साल 1991 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की सीटें बढ़कर 120 हो गई। लोकसभा के अलावा इसी बीच 1993 में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी भाजपा के वोट बढ़ते गए। यही नहीं बल्कि 1995 में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, ओडिशा, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी कमल खिलता गया। मतलब बीजेपी की पकड़ अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं में भी बढ़ती चली गई। इसके बाद साल 1996 में लोकसभा के चुनाव हुए तो बीजेपी ने 161 सीटें जीती और लोकसभा में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभर आई। इस चुनाव में जीत के बाद अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, पर बहुमत नहीं होने से 13 दिन में ही सरकार गिर गई। इसके बाद साल 1998 में मिड टर्म इलेक्शन हुए और बीजेपी ने 182 सीटें जीतकर दोबारा से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का तमगा लिया। लेकिन बहुमत अब भी नहीं था तो बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों के साथ यानी जो एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस हुई थी उसका गठन किया और अपने अलाइज के साथ केंद्र में दोबारा से सरकार बनाई। लेकिन साल 1999 में एनडीए की सहयोगी दल एआईएडीएमके यानी कि अन्ना द्रमुक ने बीजेपी को दिया हुआ अपना समर्थन वापस ले लिया, जिसकी वजह से सरकार गिर गई। इसके बाद अक्टूबर 1999 में एक बार फिर से लोकसभा के चुनाव हुए, जहां बीजेपी ने दोबारा से 182 सीटें जीतकर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का तमगा लिया और गठबंधन के 303 सीटों के साथ एनडीए की सरकार बनाई। इस चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी ने बतौर प्रधानमंत्री पहली बार अपना कार्यकाल पूरा किया था। साल 2004 में जब समय से 6 महीने पहले ही चुनाव कराने का निर्णय लिया गया तो इसी साल बीजेपी ने अपने गठबंधन के साथ इंडिया शाइनिंग कैंपेन की शुरुआत की थी और उम्मीद की थी कि इस कैंपेन के जरिए बीजेपी चुनाव में दोबारा से सरकार बनाएगी। लेकिन इस बार के चुनाव में बीजेपी 138 सीटें जीतकर सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनी, जबकि कांग्रेस 145 सीटों के साथ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी और यूपीए यानी कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस बनाकर सरकार में आई। इसके बाद साल 2009 का लोकसभा चुनाव हुआ, जहां बीजेपी 116 सीटें जीतकर दोबारा से सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनी, जबकि कांग्रेस 206 सीटों के साथ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी और देश में एक बार फिर से यूपीए की सरकार बनी। इसके बाद देश में कथित तौर पर बीजेपी के स्वर्णिम काल की शुरुआत हुई, जब साल 2014 के लोकसभा के चुनाव में बीजेपी ने पहली बार 282 सीटों पर जीत हासिल कर देश में 1984 के बाद स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई हो। इस चुनाव में नरेंद्र मोदी बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री बने। इसके बाद पूरे देश में बीजेपी और मोदी लहर जमकर चलनी शुरू हुई और राज्यों की विधानसभाओं के साथ ही साथ केंद्र में भी बीजेपी का कमल खिलने लगा। इसके बाद आया साल 2019 का लोकसभा चुनाव, जो बीजेपी के इतिहास में पार्टी के हिसाब से टॉप परफॉर्मिंग इलेक्शन साबित हुआ। इस चुनाव में बीजेपी को कुल 303 सीटों पर जीत हासिल हुई और देश में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की बीजेपी सरकार बनी। साल 2019 का ये चुनाव बीजेपी के इतिहास में दर्ज सबसे ज्यादा सीटों वाला चुनाव साबित हुआ था। इसके बाद इस बार यानी कि साल 2024 का जो चुनाव हुआ, यहां बीजेपी को केवल 240 सीटें मिली, यानी पिछली बार से कम मिली। इस चुनाव में बीजेपी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया था ताकि वो एक बार फिर से स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने में हैट्रिक लगा पाए। हालांकि अपने गठबंधन एनडीए के साथ बीजेपी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाते हुए दोबारा से सत्ता में आ रही है। तो कुछ इस तरह से देश में पहले चुनाव में 2 सीटें जीतने वाली बीजेपी 40 सालों के बाद 240 सीटों पर आकर खड़ी हुई। खैर, बीजेपी के इस सफर के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर ऐसी वीडियोस देखना आपको पसंद है तो स्विच को सब्सक्राइब जरूर कर लें।